और 26 में अगर आप सीखना चाहते हो बिजनेस न्यूज़पेपर्स पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है कि आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और इस वीडियो को एंड तक देखो। यहाँ पे मैं बिजनेस न्यूज़पेपर्स को कैसे पढ़ना है, एनालाइज करना है, इनके एडिटोरियल्स को स्पेसिफिकली, ये सारी चीज़ें आपको सिखाऊंगा ताकि आपको किसी पे भी डिपेंडेंट ना रहना पड़े। शुरुआत करूंगा पहले आर्टिकल से, एक ओवरव्यू ले रहा हूं बस 2 मिनट का सबसे पहले। और यहाँ पे ट्रंप ने कहा है कि पूरे ग्रीनलैंड से कम मिलना हमारे लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं है, हमें तो पूरा ग्रीनलैंड चाहिए। यस, तो ग्रीनलैंड यहाँ पे बहुत डरा हुआ होगा मेरे ख्याल से। एक हिडन रिस्क है, अगला एक एडिटोरियल आर्टिकल है। और इंडिया ने जो उधार लिया हुआ है एक्सटर्नल डेट, इसमें एक बहुत बड़ा हिडन रिस्क है इनका, ये कहना है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, मैं ये डिस्कस करूंगा आज। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे अगला आर्टिकल जो है एडिटोरियल आर्टिकल, फिर से ये अलग न्यूज़पेपर का है और ये है कीपिंग इंडिया ओपन एंड सिक्योर, कैसे हम इंडिया को ओपन रख सकते हैं लेकिन सिक्योर भी रख सकते हैं। इसके बाद टेलीकॉम कंपनीज जो सबसे बड़ी मोनोपोली है इस टाइम पे हमारे इंडिया में, इनको एक मोनोपोली ने तंग कर रखा है, वो है अडानी। उसके बारे में छोटा सा ओवरव्यू लेंगे। निफ्टी 500, निफ्टी के जो 500 कंपनीज हमारे शेयर बाजार में टॉप 500 कंपनीज है, इनमें से 70% जो है रेड में चल रही है जनवरी में। तो क्या रीजन है भाई? इसके अलावा यूएस की जो ऑटो फर्म्स है वो इंडियन पार्ट मैन्युफैक्चरर से पार्ट्स नहीं लेना चाहती हैं। तो ये क्या रीजन हुआ, इसके बारे में जानेंगे। पंडित स्टम्बल बैडली, फिर से एक 3 एडिटोरियल आर्टिकल्स कवर कर रहा हूं मैं, तो आज आप बहुत सारी चीजें नहीं सीख सकते हो इसमें कि पंडित जो है उन्होंने बहुत ही बैडली, अगर आप देखोगे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, स्टम्बल किया है 2025 में। और क्या क्या था वो, और ऑयल के दाम, कच्चे तेल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं यहाँ पे, एक पूरा हम लोग क्लैरिटी के साथ समझेंगे कच्चा तेल कैसे बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है और क्या आगे गिरेगा या बढ़ेगा। अब आ जाते हैं सबसे पहले आर्टिकल पे जो ट्रंप के बारे में है, क्योंकि ट्रंप आजकल हेडलाइंस में रहना पसंद करते हैं तो हमें भी उन्हें रखना पड़ता है, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे। तो इट इज अनएक्सेप्टेबल अगर ग्रीनलैंड उन्हें ना मिला तो, पूरा ग्रीनलैंड। यस, उन्होंने कहा है कि नेटो को मदद करनी चाहिए यूएस की कि वो एक्वायर कर पाए ग्रीनलैंड को, और एनीथिंग लेस देन हैविंग द आइलैंड इन यूएस हैंड इज अनएक्सेप्टेबल। तो इन अ पोस्ट ऑन हिज सोशल मीडिया ट्रंप ने रिट्रीट किया है अपना आर्ग्यूमेंट कि यूएस को ग्रीनलैंड की जरूरत है उसके नेशनल सिक्योरिटी के लिए। हो सकता है नेशनल सिक्योरिटी के लिए ही यूएस को इंडिया और इसके अलावा जितनी भी कंट्रीज हैं सबकी जरूरत पड़ जाए आगे फ्यूचर में, एंड ऑफ कोर्स ऐसा बिल्कुल होना चाहिए, है ना। तो इन्होंने ऐड किया कि नेटो शुड बी लीडिंग द वे। आप सोचिए, एंड नेटो जिसका पार्ट है, नेटो बना था प्रोटेक्ट करने के लिए इन कंट्रीज को, एंड उसी कंट्री पे आज यूएस कैप्चर करना चाहता है और वो कह रहा है कि नेटो को उनकी मदद करनी चाहिए। मतलब इतना ज्यादा हिपोक्रेसी हमने कभी नहीं देखी होगी कहीं। नेटो जो है वो इट बिकम्स फार मोर फॉर्मिडेबल एंड इफेक्टिव विथ ग्रीनलैंड इन द हैंड्स ऑफ यूएस, इनका ये कहना है। एंड ग्रीनलैंड एक सेमी ऑटोनमस टेरिटरी है नेटो एलाई डेनमार्क का। यस, तो ये एक सेंटर है इस टाइम पे जियोपॉलिटिकल स्टॉर्म का, क्योंकि ट्रंप इंसिस्ट करते हैं कि उन्हें वो ओन करना चाहते हैं, उनके रेसिडेंट्स को भी। एंड यहाँ पे ऑफ कोर्स ही थिंक्स कि ये बहुत अच्छा काउंटर होगा चाइना और रशिया के अगेंस्ट। हालांकि ये बात में कितना दम है हमें नहीं पता। इनका कहना है कि बहुत स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट लोकेशन है ग्रीनलैंड का, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है वो उसकी वजह से आइस मेल्ट हो रहा है और यहाँ पे शॉर्टर ट्रेड रूट बन सकते हैं एशिया के लिए। ये ईजी हो सकता है एक्सट्रैक्ट करना एंड ट्रांसपोर्ट करना अनटैप्ड डिपॉजिट्स ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। यस, अनटैप्ड क्रिटिकल मिनरल्स बहुत हैं वहाँ पे, रिसोर्सेज हैं, सारी चीज़ें हैं, तो यूएस को वो सारी चीज़ें चाहिए। अगले एडिटोरियल आर्टिकल की बात करूंगा। अब आते हैं मेन आर्टिकल्स पे हमारे। वो तो देखो ठीक है, ऐसा था कि ये बोलते रहते हैं तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए हमें क्या बोल रहे हैं आजकल। तो हिडन रिस्क क्या है इंडिया के हेज्ड एक्सटर्नल डेट में? हेज का मतलब क्या होता है? हेज का मतलब होता है कि आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, आपने कार की इंश्योरेंस करवा ली, तो आप चाहते हो कि कार ठुक जाए? नहीं ना। लेकिन अगर ठुक गया तो आपको एक कंपनी आपको पैसा देगी, राइट? उसको हम बोलते हैं हेज करना। हेज करने का मतलब अगर कुछ गलत हुआ तो उस लॉस को, जितना लॉस हुआ है बस उसको कॉम्पनसेट करने के लिए आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। आप उससे प्रॉफिट नहीं कमाना चाहते हो, राइट? आप नहीं चाहते हो कि कार में आपका एक्सीडेंट हो जाए, बट इन केस होता है तो आपको जो लॉस होता है उसको गुड करके देगी, बस। तो यहाँ पे रीसेंट रियल डेप्रिसिएशन आया है इंडियन रुपी में, ठीक है, अच्छा खासा डेप्रिसिएशन आया है। मैं आपको बता दूं कि डॉलर्स अगर आप देखेंगे तो डॉलर लगातार पिछले साल नीचे गया है, ठीक है, डॉलर गिरता रहा है, एक्चुअली डॉलर वीक रहा है पिछले साल, लेकिन इंडियन रुपी जो है वो और ज्यादा कमजोर रही है, और ज्यादा गिरी है डॉलर के अगेंस्ट। यस, तो ये इंडियन रुपी की कमजोरी रही है काफी ज्यादा, एंड यहाँ पे डोमिनेंट नैरेटिव जो है वो कंफर्टिंग है। एक वीक रियल एक्सचेंज होगा तो उससे क्या होगा, हमारा एक्सपोर्ट कंपिटिटिवनेस बढ़ जाएगा एंड मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूव होगा और इससे ग्रोथ इंपल्स भी बढ़ेगा। तो होगा ये कि जो सामान हम लोग 10 रुपए में बेच रहे हैं, अब फॉरेनर्स उसे 9 रुपए में ले पाएंगे, क्योंकि रुपया 10 रुपए गिर गया डॉलर के अगेंस्ट, तो 1 रुपया फॉरेनर्स को सस्ता मिलेगा। अब ऑलरेडी इंडिया पे टैरिफ लग गई है जिसकी वजह से दाम 3 से 4 रुपए बढ़ गए हैं। 10 रुपए का सामान अब 13-14 रुपए में मिल रहा है। तो अब कहीं ना कहीं अगर रुपया डिप्रिशिएट होगा तो 1-2 रुपए वहां बच जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे गुड्स
थोड़े ज़्यादा बिकेंगे पहले से। ठीक है, आप समझ गए। अब ये भी आर्ग्यू किया जा रहा है कि जो डेप्रिसिएशन है उसकी वजह से हाई एक्सटर्नल टैरिफ जो लग रहा है एक्सपोर्टर्स पे वो भी ऑफसेट होगा। तो यही मैंने आपको बताया कि हमारे सामान यूएस के टैरिफ के बाद 10 रुपए वाले 13 रुपए में बिक रहे थे, तो अब कहीं ना कहीं 1 रुपये की वजह से वो सस्ते हो गए। तो हम कंपेरेटिव हो गए हैं, मतलब ओवरऑल बेसिस पे अभी भी टिक सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। अब ये नैरेटिव इकोनॉमिक एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट से देखना होगा। जो इंपैक्ट होगा बोरोवर्स पे फॉरेन करेंसी डेट के, जो आदमी डॉलर में उधार ले रहा है, उसने 10 रुपए उधार लिए, वो ब्याज भी दे रहा है 10%, लेकिन अब ब्याज के साथ साथ जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट था उसकी वैल्यू 11 रुपए हो गई। क्यों? क्योंकि रुपया गिर गया। तो ये कितना बड़ा रिस्क है वो आदमी के लिए जो बाहर से उधार ले रहा है। तो इग्नोरिंग इट रिस्क एंड ओवरले कंफर्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन एंड अंडर एप्रिसिएशन ऑफ की पॉलिसी चैलेंजेस। तो आगे ये कह रहे हैं कि इंडिया का जो टोटल एक्सटर्नल डेट है वो 700 बिलियन से ज्यादा है, 700 बिलियन डॉलर। समझ रहे हो? अब बहुत बड़ा अमाउंट है ये। अब पता नहीं ये कितना होगा रुपीज में, लेकिन मैं बता दूं पाकिस्तान की जीडीपी का डबल है ये, जो हमारा नेबर है। एंड क्लोज टू जो 2/3 है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ओन करते हैं और नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस के पास है। तो ये जो डेप्रिसिएशन आ रहा है ना, रुपया लगातार गिर रहा है, तो 700 बिलियन डॉलर का डेट जो इस टाइम पे आप रुपीज में अगर आप देखोगे जितना भी था वो 10% और बढ़ जाएगा, 70 बिलियन और बढ़ जाएगा एक तरीके से। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है हमारे लिए। जो असेसमेंट है वल्नरेबिलिटी की, टिपिकली वो 3 मिटिगेटिंग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि बोरोअर हेज कर रहा है कि नहीं। हेज करने का मतलब उसने कुछ ऐसा तो नहीं, ऐसा मैकेनिज्म बना रखा है कि नहीं कि रुपया अगर लेट्स से डेप्रिशिएट होता है डॉलर के अगेंस्ट, तो उसको वहीं पे दूसरी वो ट्रेडिंग करके उससे फायदा भी कर रहा है हेज करके। और जो एडिक्वेसी है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की वो है या नहीं, क्योंकि एक्सटर्नल डेट रफली हमारा 18 से 19% है ग्रॉस जीडीपी का, और ये लो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से, बहुत ज़्यादा है नहीं। इंडिया एक्सटर्नल डेट बहुत ज़्यादा नहीं लेता। तो जो एजम्पशंस हैं यहाँ पे हमें इन्हें बहुत क्लोजली स्क्रूटनाइज करना होगा। हेजिंग को ट्रीट किया जाता है एज अ फुल इंश्योरेंस अगेंस्ट करेंसी मूवमेंट्स, और जब बोरोअर क्लेम करता है कि वो लार्जली हेज्ड है, ये अज्यूम किया जाता है कि जो रुपी कॉस्ट है सर्विस करने की फॉरेन करेंसी डेट वो नहीं बढ़ेगी विद डेप्रिसिएशन। तो प्रैक्टिस में प्लेन वैनिला हेजेस जो होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो मैंने क्या बोला, हेज करना आसान नहीं है। जैसे आपने उधार ले लिया, मान लो आपको किसी भी बिजनेस करने के लिए उधार चाहिए था, इंडिया में नहीं मिल रहा था, आपने यूएस की कंपनी से ले लिए 1 लाख, अब मान लो या 1 करोड़ ले लिए, अब आप 12% ब्याज दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने 1 करोड़ लिया है ना, यूएस की कंपनी क्या बोलेगी, मैंने कितना दिया है, वो कहेगी कि मैंने दिया है ऑलमोस्ट 1 लाख डॉलर, लेट्स से मान लेते हैं। अब उन्होंने 1 लाख डॉलर दिया है, उन्हें 1 लाख डॉलर चाहिए वापस, ठीक है। आपने क्या लिया, 1 करोड़। अब आपने जब लिया उसके बाद रुपया 20% डेप्रिशिएट हो गया, मतलब कि अब 1 करोड़ में अगर आप रुपए को ट्रांसलेट करोगे तो अब 1 लाख डॉलर में आपको 1 करोड़ की जगह 1 करोड़ 20 लाख मिलेंगे। तो अब लौटाने भी आपको 1 करोड़ 20 लाख पड़ेंगे, ठीक है। तो बैठे बैठे आपके प्रिंसिपल की वैल्यू चेंज हो गई। लेकिन आप इसको कैसे फिक्स कर सकते हो, आप हेजिंग के थ्रू फिक्स कर सकते हो। ये प्लेन वैनिला हेजेस होते हैं, ठीक है, जहां पे आप एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो कि डॉलर जितना मजबूत होगा, रुपया जितना नीचे जाएगा, उतना आपको पैसा मिलेगा एक दूसरे काउंटर पार्टी से, ठीक है। तो आप प्रॉफिट नहीं करना चाहते हो, बस आप चाहते हो कि ये जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है ये चेंज ना हो, ठीक है। अब जो प्रीमियम्स हैं जो सेल करके मिलता है, सेलिंग प्रोटेक्शन से मिलता है, वो ऑफसेट करता है कॉस्ट ऑफ बाइंग प्रोटेक्शन को। नोशनल अमाउंट जो होता है प्रोटेक्शन का वो बढ़ जाता है परचेज से। तो यहाँ पे नॉन लीनियर एक्सपोजर है। अब बहुत टेक्निकल है लेकिन मैं बता देता हूँ क्या है। हेजिंग करना इतना भी आसान नहीं है, मतलब कि आपका लॉस हो सकता है कि इतना ज़्यादा हो कि वो पूरे लॉस को कवर ना कर पाए, या फिर कई बार हेज करना बड़ा एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है। मतलब 1 लाख रुपए के सामान को हेज करने के लिए अगर आप 3-4 हज़ार रुपये भी खर्च कर रहे हो, 4% खर्च कर रहे हो, तो बहुत एक्सपेंसिव है वो, राइट। वो बहुत सस्ता भी होना चाहिए। तो एक बोरोअर अगर आप देखोगे जो यहाँ पे बाय करता है ऑप्शन, वो कैप कर देता है रुपी डेप्रिसिएशन को 2% पे, कि 2% से ज़्यादा अगर हेज हुआ तो मुझे 2% से ज़्यादा अगर रुपया गिर गया तो मुझे लॉस नहीं होगा, 2% तक का ही लॉस होगा। और यहाँ पे कॉस्ट क्या आई इसकी, 2% की कॉस्ट आई, 2 रुपये की कॉस्ट आई 100 रुपये पे, मतलब 1 लाख पे मैंने 2,000 खर्च किए। अब यहाँ पे ये सेल भी करता है, ठीक है, ताकि क्या हो कि अगर ये बियॉन्ड 3% जाए तो उसे प्रीमियम भी मिल जाए 1% का। क्योंकि भैया ये नहीं करेगा तो क्या होगा, 2% करके करके बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ अलग से कॉस्ट ऑफ हेज आ जाएगा। तो रुपया अगर लेट्स से 7% डेप्रिशिएट हो गया तो इन जो हमने बेचा है वो कहीं ना कहीं वो ट्रिगर हो जाएगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे नेट लॉसेज हो सकते हैं। तो देखिए ये पूरा एक हेजिंग मैकेनिज्म समझा रहे हैं जो मैं आपको इसमें नहीं लेके जाना चाहूँगा, बट ये समझा रहे हैं कि जो भी लोगों ने इंडिया में एक्सटर्नल डेट लिया हुआ है इस टाइम पे, वो
अगर हेजिंग कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो जो कॉस्ट ऑफ हेजिंग है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। दूसरा, उसमें भी लॉसेज आ सकते हैं बहुत बड़े, जिसको हेज नहीं किया जा सकता प्रॉपरली, क्योंकि आप एकदम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हो ना कि क्या होने वाला है एग्जैक्टली, राइट, हमेशा। और करेंसी मार्केट बहुत स्टेबल होती है, लेकिन जिस हिसाब से करेंसी मार्केट चल रही है अभी, एक दिन में इतना बड़ा बड़ा मूवमेंट आ रहा है, ये बिल्कुल भी इसीलिए सही नहीं है। इसीलिए आप देखो कि करेंसी का स्टेबल रहना कितना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इंश्योरेंस सेल कर रहे हो, बाय कर रहे हो, तो ये अगर आप कर रहे हो, लेट्स से बहुत ज़्यादा ग्रीडी होकर नहीं कर रहे हो कि बहुत ज़्यादा क्लोज कर रहे हो रुपये के स्पॉट प्राइस से, तब भी आप बहुत बड़ा लॉस फेस कर लोगे, ठीक है। अब रिस्क जो है वो एम्पलीफाई हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड किया जाता है। अब जो स्ट्रैटेजीज है वो एजम्पशन पे रिलाई करती है कि सेंट्रल बैंक का बिहेवियर ये है कि आरबीआई कभी भी सडन एक्सचेंज रेट मूवमेंट नहीं आने देगा और ग्रेजुअल एडजस्टमेंट भी करेगा। तो आरबीआई इंटरवीन कैसे करता है मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज रुपया गिरने लग जाए और आ जाए 92 पे आ जाए, तो आरबीआई यहाँ पे क्या करेगा, रुपए को बाय करेगा। बाय करने से क्या होगा, रुपए की डिमांड बढ़ेगी। जब भी किसी चीज की डिमांड बढ़ती है, सप्लाई उतनी होती है, तो क्या होता है, उसके प्राइस ऊपर जाते हैं। इसको प्राइस डिमांड इलास्टिसिटी आपने पढ़ा होगा। तो प्राइस ऊपर जाएगा तो क्या होगा, गिरता हुआ रुपया संभलेगा। क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ा दी, आर्टिफिशियली बढ़ा दी आरबीआई ने। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये मार्केट फ्री नहीं है, ये मार्केट रेगुलेटेड है, जो रुपए का मार्केट है। तो यहाँ पे अब अगर आरबीआई लेट्स से यहाँ पे ये नहीं कर रहा, हम मान के चलते आरबीआई करेगा, तो रुपया काफी ज्यादा गिरेगा। हो सकता है आरबीआई कहे कि मैं 2 रुपए नीचे इसको बाइंग करना प्रेफर करूंगा। तो कहीं ना कहीं जो जितने भी लोगों ने लोन लिया हुआ है डॉलर्स में, उनकी आंखें फटी हुई रहती है उस टाइम पे कि भैया क्या होगा, यहाँ पे तो हमें बहुत ज्यादा लोन चुकाना पड़ जाएगा, हमने तो डॉलर में लिया है। तो यहाँ पे यही बात चल रही है कि हेजिंग करके भी आप देखो तो अपने रिस्क को आप पूरी तरीके से मिटिगेट नहीं कर सकते हो। और एक्सटर्नल डेट में जिस हिसाब से मूवमेंट आ रहे हैं, ये बहुत रिस्की है। अब इंडिया के पास लार्ज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं और एक्सटर्नल डेट भी टू जीडीपी रेशियो भी अगर आप देखोगे तो इतना ज़्यादा नहीं है। और रिजर्व्स जो होते हैं वो बैलेंस ऑफ पेमेंट को कहीं ना कहीं मेंटेन करने में हमारी मदद करते हैं। तो ये प्रिवेंट नहीं कर सकते कि बोरोवर लॉसेस जो है वो ऑफ कोर्स ना हो या डिस्ट्रेस ना हो, कि डिप्रिसिएशन सडन होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्ट्रेस को कम करते हैं। अब एक एग्जांपल दिया है इन्होंने, इंडिया का जो एक्सपीरियंस रहा है आरएनएफएस के डेट के साथ, डिफॉल्ट किया था इस कंपनी ने 2018 में, और सब्सिक्वेंट एनबीएफसी क्राइसिस आ गया था इंडिया में 2018 की अगर मैं बात करूं, क्योंकि लोकलाइज्ड डिफॉल्ट जो था इसकी वजह से बहुत लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस आया था। एंड जीडीपी ग्रोथ भी है बिलो 4% चला गया था 2019 में। कोविड से पहले मैं बता दूं तो जीडीपी ग्रोथ रेट की हालत बड़ी खराब चल रही थी, कई लोगों को अगर ना पता हो। और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो था वो एक और इवन स्ट्रॉन्गर रिमाइंडर है यहाँ पे कि डिस्ट्रेस अगर आ जाता है ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, तो बड़ा दूसरे सेक्टर्स पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, और स्पेसिफिकली बैंक्स पे। क्योंकि आज अगर आपको लोन मिलना बंद हो गया ना, तो आप घर नहीं खरीद पाओगे, आप कार नहीं खरीद पाओगे, बाइक नहीं ले पाओगे, ये जो ऑनलाइन शॉपिंग भी लोग कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड्स पे कर रहे हैं, वो भी नहीं हो पाएंगी। पूरा इकोनॉमी ठप होना शुरू हो जाता है अगर बैंक्स की हालत थोड़ी सी भी पतली हो जाए। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, अगर आप देखोगे कि जो इस तरीके का करेंसी में वॉलेटिलिटी आ रही है, ये कहीं ना कहीं संभले और स्टेबल रहे। अगर रैपिड डिप्रिसिएशन आता है, डिप्रिसिएशन मतलब वैल्यू का कम होना, रुपए का वैल्यू अगर लूज होता है, तो कहीं ना कहीं ये अंडरमाइन करता है जो हेजिंग वगैरह कर रहे हैं, ये भी फेल हो जाएगा यहाँ पे, ये बैलेंस शीट्स भी इंपेयर हो जाएंगी और फंडिंग स्ट्रेस आ जाएगा इवन विदाउट बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रेशर। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रल बैंक जो है बड़े केयरफुली इस सारे रिस्क को असेस करे। एक इंटरनल स्ट्रेस टेस्ट होना चाहिए। करेंसी डिप्रिसिएशन होगी अगर शॉर्ट टर्म में, तो क्या असर पड़ेगा हमारे बैंक्स पे, हमारे एनबीएफसीज पे, ठीक है। तो ये इस आर्टिकल का कहना है। अब ये वाला जो पार्ट था, मैंने आपको ये वाले पार्ट में काफ़ी सारी चीज़ें स्किप की है, क्योंकि ये वही समझ सकता है जो स्ट्रॉन्ग फाइनेंस के थोड़े कॉन्सेप्ट समझता हो, हेजिंग के, प्रीमियम्स के, सेलिंग के, बाइंग के। तो इसको स्किप करके आपको ओवरऑल समझ में आया कि ये जो एडिटोरियल है ये बेसिकली कह रहा है कि रुपया बहुत ही शार्पली नीचे हो जाता है, ऊपर हो जाता है शॉर्ट टर्म में। तो इससे उन बैंक्स का स्ट्रेस टेस्ट करना चाहिए आरबीआई को, जो इस टाइम पे लोन ले चुके हैं डॉलर्स में। क्यों? क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पर रुपया जाएगा तो जाकर के ये पैसा नहीं दे पाएंगे, या इनका नुकसान होगा, या इनको लोन को रीपेमेंट करने में बहुत दिक्कत होगी। हमें पता होना चाहिए कि इनका क्या पॉइंट है, प्रेशर पॉइंट है, जहाँ पे जाके ये फेल हो सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है ताकि हम हमारी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट कर सकें। अब आता हूँ अगले आर्टिकल पे, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। कीपिंग इंडिया ओपन एंड सिक्योर। यहाँ पे इंडिया का जो सक्सेस है ना मैन्युफैक्चरिंग में, वो पर्टिकुलरली इकोनॉमिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो, रिन्यूएबल, ये सारा डिपेंड करता है ट्रेड पे इन इंटरमीडिएट और कैपिटल गुड्स, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स क्या हो गए? जो सामान बनाने के लिए रॉ मटेरियल आ रहा है मेरे पास, वो उस पर डिपेंड करता है। अब स्मार्टफोन एक्सपोर्ट देख लो, 2025 में 25 बिलियन का किया है हमने, 55% का इंक्रीज था। स्मार्टफोन पार्ट इसका इंपोर्ट भी करना पड़ा, वो आया 11 से 15 बिलियन का, और 50% जो थे ये आए चाइना से, और इंटीग्रेटेड सर्किट्स वगैरह भी हम लोग बड़ी तेजी से इंपोर्ट कर रहे हैं।
स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे तो डिस्प्ले, कैमरा, मेमोरी, स्टोरेज, सारे मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जैसे कि फोन, लैपटॉप, टैबलेट, टेलीविजन, और ये सारी चीजें जो हैं ये कहीं ना कहीं एक रीसेंट मूव आया जहां पे अबॉलिश कर दिया गया किसी भी तरीके का क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर अक्रॉस सेक्टर्स जैसे कि स्टील, मेटल, केमिकल और मशीनरी। और ये दिखाता है कि अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो ना इंडिया को, सॉरी इंडिया के ऐसे सामान, अगर आपको एक्सपोर्ट पावर हाउस बनाना है इंडिया को, तो आपको इंपोर्ट भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीजें लोकली आप नहीं प्रोड्यूस कर सकते हो। तो जैसे जैसे हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, चाइना से हमारे इंपोर्ट्स बढ़ने ही हैं। चाइनीज खुद 250 से 300 बिलियन डॉलर का सेमीकंडक्टर इंपोर्ट करता है हर साल, क्योंकि उसे एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो सारी चीजें यहीं थोड़ी बनाएगा वो, राइट। बहुत सारी चीजें उसे बाहर से लानी होंगी, हालांकि धीरे धीरे वो उसे भी सीखेगा बनाना। तो इंडिया ने स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटीज बनाई है डिजाइन में, टैलेंट पे और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में। लेबर लॉ रिफॉर्म्स पोजीशन करते हैं कंट्री को वेरी वेल फॉर नेक्स्ट वेव ऑफ लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ। और यहाँ पे रैपिड स्केल है सेक्टर्स में जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरीज और रिन्यूएबल्स, जहां पे हमें अपने डोमेस्टिक स्ट्रेंथ को और बढ़ाना होगा, ग्लोबल कैपिटल, टेक्नोलॉजी और नो हाउ को और ज्यादा डीप यहाँ पे लेके जाना होगा। अब अगर आप चाहते हो ना कि इंडिया और ऊपर जाए मैन्युफैक्चरिंग में और अपने वर्कफोर्स को और ऊपर करे, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे सेक्टर्स हैं जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग, पावर, डिफेंस, ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है हमारे, राइट। और हम चाहते हैं कि हम डोमेस्टिक कैपेबिलिटी बनाए, कि हम खुद से बना पाएं, ताकि नॉन नेगोशिएबल फाउंडेशन बने हमारे देश का। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमें स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज डिसाइड करनी होंगी और थोड़ा सा ओपननेस लाना होगा। ग्लोबली अगर आप देखोगे तो कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं जो बैलेंस करते हैं कि हमें क्या इन्वेस्टमेंट की नीड है, क्या हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यूएस में CFI-US है, ऑस्ट्रेलिया में FIRB है और यूरोप में FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्क्रीनिंग रेगुलेशन। जापान में भी फ्रेमवर्क है और साउथ कोरिया में भी है, जहाँ पे डिसाइड करते हैं कि क्या हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेशनल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है, तो यहाँ पे तो हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और बाकी चीज़ें क्या है जहाँ पे हम थोड़ा सा लीनियंट हो सकते हैं। तो ये क्लियर ट्रिगर कंडीशंस होते हैं जो डिफाइन कर दिए जाते हैं यहाँ पे। अब ये मैकेनिज्म से क्या होता है, यहाँ पे कैपिटल फ्लो नहीं रुकता। ऐसा नहीं कि आप जो चीजें आपकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी कोई आके बाहर से यहाँ पे बेचना चाह रहा है या लेकर इंपोर्ट करना चाह रहा है, आप उसे इंपोर्ट नहीं करने दे रहे हो, क्योंकि स्टार्ट तो वो इंपोर्ट से ही करेगा ना, तब जाके वो आगे उसे रेप्लिकेट करेगा और बेटर प्रोडक्ट्स बना पाएगा। जैसे इंडिया ने 2020 में प्रेस नोट PN3 इशू किया था, तो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस थे कोविड-19 के टाइम पे, तो इन्होंने अडॉप्ट किया एक जियोग्राफी बेस्ड अप्रोच, जहाँ पे गवर्नमेंट अप्रूवल था सारे इन्वेस्टमेंट शेयरिंग का और लैंड बॉर्डर विद इंडिया। और इंडिया ने भी डिलिनेट किए हैं कुछ स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स को, जैसे कि इंडिया की जो न्यू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पॉलिसी है वो 4 स्ट्रेटेजिक सेक्टर को आइडेंटिफाई करती है। एक तो एटॉमिक एनर्जी बड़ा इंपॉर्टेंट है इनके लिए, स्पेस, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन और पावर, पेट्रोलियम एंड कोल एंड मिनरल। तो ये हो गया एनर्जी, ये हो गया डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, टेलीकॉम हो गया, ये कम्युनिकेशन, और एक हो गया स्पेस और एटॉमिक एनर्जी, ठीक है। इसके अलावा सारे सेक्टर इंडिया के लिए नॉन स्ट्रेटेजिक है, ठीक है, मतलब नेशनल सिक्योरिटी वगैरह पे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता बाकी इनके अलावा दूसरे सेक्टर से। वैसे इंडिया का जो FDI है वो भी अगर आप देखोगे तो डिफेंस में 74%, टेलीकॉम में 49% और पब्लिक सेक्टर में अप टू 20% अलाउ करता है। तो हाउएवर पिछले 5 सालों में अगर आप देखोगे तो मार्केट्स और रेजिलिएंट और डीप हो गए हैं, और डोमेस्टिक लोगों का भी जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो हमें ये जो PN3 है वो रिव्यू करना चाहिए इस टाइम पे। आर्टिकल का ये कहना है, राइटर का यहाँ पे ये कहना है। एक तो कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है बेनिफिशियल ओनर की, दूसरा कोई स्टैंडर्ड थ्रेशोल्ड नहीं है कि कब अप्रूवल की जरूरत है कब नहीं है, कोई टाइमलाइन नहीं है डिसीजंस के। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, आप बिल्कुल क्लैरिटी के साथ काम करो। और ये जो डिले है इसके वजह से डिले आते हैं और एक्सपेंशन प्लान स्लो हो जाता है, और ग्लोबल फर्म्स फिर डिस्करेज फील करते हैं कि यार इंडिया को इंटीग्रेट कैसे करें हम अपने सप्लाई चेन में, जब यहाँ इतना समय लगता है, कोई क्लियर डेडलाइन नहीं है, काम कब होगा कब नहीं होगा कुछ पता ही नहीं। तो इन्वेस्टमेंट वहां थ्राइव करता है जहां पे चीजें बड़ी प्रेडिक्टेबल हो, कि मैं शुरू कर रहा हूं मेरा बिजनेस 6 महीने में इंडिया में मेरा ये काम हो जाएगा 100%, ये होना चाहिए, राइट। बिजनेसमैन के लिए तो ये बहुत जरूरी है, नहीं तो उसका पैसा वो 6 महीने में नहीं लौटा पाएगा, उसको शायद 24 महीने लग जाएंगे, तो ऐसे काम थोड़ी होगा, राइट। तो हमारा जो FDI पॉलिसी है वो रिफ्लेक्ट करता है रिस्क बेस्ड अप्रोच, जिसे इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए और हमें इसे और इवॉल्व करना चाहिए। एक क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए बेनिफिशियल ओनरशिप थ्रेशोल्ड, जैसे 10 से 25%, 60 से 90 दिन का स्टैट्यूटरी डिसीजन पीरियड होना चाहिए, इतने दिन में डिसीजन ले लिया जाएगा, आपको मिल जाएगा डिसीजन, और आउटकम ओरिएंटेड व्यू होना चाहिए हमारा। तो इंडिया अलाइन कर सकता है अपने आप को ग्लोबल वैल्यू चेन्स के साथ। कंजम्पशन 60% है हमारी GDP का, और पर कैपिटा इनकम हमारा $2,500 है। अगर हम परचेजिंग पावर को अकाउंट करें तो हमारा पर कैपिटा इनकम $9,000 के आसपास आता है, ठीक है, क्योंकि इंडिया में महंगाई भी उस हिसाब से है जिस हिसाब से इनकम है। तो इधर वे हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट है वो साइजेबल है, और हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो भी ग्रो करता है, और हमारा डोमेस्टिक कंजप्शन भी और सेविंग्स भी यहाँ पे ग्रो करेगा।
जो लार्ज डोमेस्टिक मार्केट है, हमारा हाई ग्रोथ पोटेंशियल है, ये सारा हमारा एडवांटेज है जिससे हमें अभी लेवरेज करना चाहिए, अभी है। बाद में नहीं होगा तो हम बोलेंगे हमारे पास तो है नहीं, हम करेंगे कैसे? तो ये कवर करता है पूरा हमारा एडिटोरियल आर्टिकल। अब अगले आर्टिकल की बात करूंगा। टेलीकॉम कंपनीज एक दूसरे से लड़ रही हैं इस टाइम पे और इन्हें परेशान कर रखा है दूसरी मोनोपोली ने, विच इज अडानी। अडानी के पास इंडिया के मैक्सिमम एयरपोर्ट्स है और उन्होंने क्या कह दिया कि हमारे यहाँ तुम अपना जो नेटवर्क है ना वो नहीं लेके आ सकते हो, हमारे एयरपोर्ट पे कोई नेटवर्क नहीं चलने वाला, और अगर अपना नेटवर्क लेके आना है एयरटेल, जियो और वोडाफोन को, तो आपको एक दूसरे वेंडर है उसके थ्रू लाना होगा। वो वेंडर भी अडानी का है और वो आपसे चार्ज करेगा 80 लाख रुपए 90 लाख रुपए पर मंथ। इस तरीके से उन्होंने प्राइसिंग लगा दी है। अब टेलीकॉम कंपनीज बड़ा डर गई हैं कि ये तो एक एयरपोर्ट पे है, एक मेट्रो लाइन पे है। अब देश के सारे मेट्रो लाइन सारे एयरपोर्ट पे ऐसा हो गया तो हम पैसे कब से कमाएंगे? तो इनका ये कहना है कि 92 लाख पर मंथ पर ऑपरेटर ये चार्ज कर रहे हैं यहाँ पे, टू नियरली 44.16 करोड़ पर एनम हो जाएगा ये खाली 4 मोबाइल ऑपरेटर्स का। और ये बहुत ही ज़्यादा डिस्प्रपोर्शनेट है जिस हिसाब से रिलेटेड कॉस्ट ये बेयर कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का, और कैपिटल और ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर से भी बहुत ज़्यादा है ये। तो रेगुलेटर ट्राई के पास इन्होंने कंप्लेन कर दिया है अब जितने भी हमारे टेलीकॉम कंपनीज हैं उन्होंने, और रेगुलेटर ने उनसे रिक्वेस्ट किया गया है कि भाई ले डाउन करो, एनफोर्स करो एक कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग फ्रेमवर्क जहाँ पे प्राइस सीलिंग हो। तो मुझे लगता है ऐसे ही कंज्यूमर के लिए भी प्राइस सेलिंग होनी चाहिए कि टेलीकॉम कंपनीज इनसे इससे ज्यादा नहीं चार्ज कर सकती, राइट? अगर टेलीकॉम कंपनीज को प्रॉब्लम हो रही है तो फिर सोचो जो नॉर्मल लोग हैं उन्हें कितनी प्रॉब्लम होगी। तो खुद मल्टी बिलियन डॉलर मोनोपोलीज है। बात करूंगा अगले आर्टिकल की, और यह है निफ्टी के 500 में से टॉप 500 जो कंपनीज है 70% जनवरी में लॉस में रहे हैं। और इंडियन स्टॉक मार्केट जो है इन्होंने कैरी किया है अपने ग्लोबल अनसर्टेनिटी रिलेटेड नर्वसनेस को इनटू कैलेंडर ईयर 2026। अब एस इक्विटी का डेटा आया, 70% शेयर्स क्या हैं वो नेगेटिव रिटर्न्स दे रहे हैं, और सेकंड वर्स्ट परफॉर्मेंस है बाय पैक ड्यूरिंग पीरियड ओवर लास्ट पिछले 5 साल में सेकंड वर्स्ट परफॉर्मेंस है ये। इंडेक्स लेवल पे अगर आप देखें तो निफ्टी 500 1.6% गिरा है सो फार जनवरी 2026 में, और बेंचमार्क निफ्टी 50 डाउन है 1.5%। अब यहाँ पे हमारा अंडर परफॉर्मेंस भी रहा है। यूएस मार्केट के अगेंस्ट भी हम लोग बहुत खराब कर रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है? यूएस मार्केट लाइफ हाई के पास चल रहा था, इवन जापान भी बहुत अच्छा कर रहा है। तो एक हैवी फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर सेलिंग इंडिया में देखने को मिली है। एफआईएस बाय करते ही नहीं है, अब डेली सेल कर रहे हैं। कल खुद मेरे ख्याल से कल ही 4,500 करोड़ की सेलिंग करी है उन्होंने। तो जो यूएस टैरिफ थ्रेट है, ग्लोबल ट्रेड अनसर्टेनिटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रैली है, इसके वजह से क्या हो रहा है, यूएस को ही फायदा हो रहा है और कुछ सिलेक्ट एशियन मार्केट्स हैं, इंडिया को यहाँ फायदा नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो कुछ स्क्रिप्ट्स तो ऐसे हैं जैसे गॉडफ्रे फिलिप्स, ये सबसे ज़्यादा वर्स्ट हिट है और ये 20% नीचे है। आईटीसी, एलिकॉन इंजीनियरिंग और बहुत सारे स्टॉक्स हैं, ये बहुत बड़े लैगार्ड्स हैं, 30 से 17% गिर गए हैं इस पीरियड में। और 60% या फिर 302 कंपनीज ऐसी हैं जो अपना 200 डेली मूविंग एवरेज वो भी तोड़ चुकी हैं, नीचे जा चुकी हैं। तो निफ्टी 500 इंडेक्स जो है वो ट्रेड कर रहा है ओवरसोल्ड टेरिटरी में, एंड 30 को कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड माना जाता है। तो आरएसआई स्केल पे ये लोग दिख रहे हैं। तो वी हैव टू सी कि इस बजट कुछ ऐसा आता है कि मार्केट्स रिलीफ लेते हैं थोड़ा और एक रैली दिखाते हैं। यूएस की कंपनीज यहाँ पे इंडियन मैन्युफैक्चरर से ऑटो पार्ट नहीं एक्वायर करना चाहती, बड़ी हेजिटेंट है। भाई क्या रीजन है इसका? तो यूएस और इनकी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो हेजिटेशन दिखा रही है डिस्कशन में इंपोर्ट सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स का विद इंडियन ऑटो कंपोनेंट मेकर्स नए प्रोजेक्ट्स के लिए, क्योंकि एक तो डोनाल्ड ट्रम्प ने बहुत हाई टैरिफ लगा दिया है, ठीक है? इनका ये कहना है। जो एसोसिएशन है उनका कहना है जो एक्सपोर्ट्स हैं फ्रॉम इंडिया टू यूएस अभी भी फ्लैट हैं, $3.64 बिलियन हैं फर्स्ट हाफ में ऑफ 2025-26। तो इसका इम्पैक्ट तो दिख रहा है हमें कहीं ना कहीं। और यूएस जो कि एक इंडियन ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री का लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है, उसने 25% का टैरिफ लगाया इंडिया पे लास्ट ईयर। तो यहाँ पे इनका कहना है कि इंडिया को अब बहुत दिक्कत हो रही है जो ऑटो पार्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं, और ये इस तरीके से नियर टर्म में भी चलता रहेगा। तो फ्यूचर ऑर्डर्स आएंगे नहीं आएंगे इसको लेकर के बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। तो ऑटो पार्ट जो है इंडस्ट्री थोड़ा सा ध्यान रखो अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो। एंड इन्होंने ये भी ऐड किया कि इंडिया के पास तो वैसे भी बहुत डिसएडवांटेजेस हैं, क्योंकि बाकी जो दूसरी कंट्रीज हैं उन्होंने बहुत फेवरेबल टैरिफ टर्म बना लिए हैं यूएस ट्रेड के रूल्स के साथ। तो जो पहले अच्छा नहीं कर रहे थे अब उनके पास वो बेटर, क्योंकि टैरिफ की डील है तो वो बेटर कर पा रहे हैं। अब इनका ये भी कहना है कि इवन छोटा सा भी अगर डिफरेंस आ जाए ना प्राइस में 1% का भी, तो ये मटीरियली इफेक्ट कर लेता है सोर्सिंग डिसीजन को। एक 10% का टैरिफ हाइक भी जो है वो सिग्निफिकेंट शिफ्ट कर देता है ट्रेड को, क्योंकि मार्जिन्स बहुत थिन होते हैं, ये लोग ज़्यादा बड़े मार्जिन्स पे काम नहीं करते हैं, राइट? तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलब अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहा है। इनका कहना है कि जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स हैं विच आर ड्यू, ये कहीं ना कहीं बिट ऑफ लिम्बो में है, मतलब लिम्बो मतलब फंस चुके हैं ये, ठीक है? एंड एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन जो है वो कंटिन्यूइंग अभी चल रही है यहाँ पे, लेकिन काफ़ी मतलब स्ट्रिंजेंट क्वालिफिकेशन प्रोसेस होता है जिससे पहले ये सप्लाई कर पाते हैं कंपोनेंट्स को, एंड दिस इज़ वाई
ईजी नहीं है स्विच करना सप्लायर्स को। तो यूएस कंपनीज इतनी ईजी सप्लायर स्विच नहीं कर सकती। अगर आप मर्सिडीज हो और एक सप्लायर आपका है इंडिया से जिससे आप 5 साल 10 साल से ले रहे हो सामान, आपने उसी हिसाब से मर्सिडीज का डिज़ाइन भी बना दिया है। अब अगर आप शिफ्ट कर दोगे, चेंज कर दोगे, तो नया सप्लायर तुरंत तो आपको मिलेगा नहीं। तो ये भी बात है। और रुपये का जो डेप्रिसिएशन है, देखिए अब ये कह रहे हैं कि इनकी वजह से इन्हें कहीं ना कहीं मदद मिली है, क्योंकि यूएस इम्पैक्ट ऑफ यूएस टैरिफ जो है लिटिल बिट कुशन हो गया है। तो देखिए ये बेनिफिट हुआ है रुपये डेप्रिसिएशन का एक इंडस्ट्री को, लेकिन कहीं ना कहीं बाकी इशू ये है कि बड़ी तेजी से आ रहा है डेप्रिसिएशन, रुपी स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। तो इंडिया का जो ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री ओवरऑल ये $12.5 बिलियन के आसपास, बिलियन डॉलर्स के आसपास ट्रेड करता है, लेकिन के आसपास इसकी वैल्यू है, लेकिन इसकी ग्रोथ 9.5% के आसपास है। तो आफ्टर यूएस, जर्मनी, थाईलैंड, ब्राज़ील एंड यूएई, ये जो है हमारे सबसे बड़े एक्सपोर्ट मार्केट हैं। यूएस के बाद जर्मनी हो गया, थाईलैंड हो गया एंड ब्राज़ील। अगला आर्टिकल है एडिटोरियल आर्टिकल फिर से। अब पंडित जो है बड़े बैडली इन्होंने स्टम्बल किया है 2025 में। जितने भी लोग मैं कहूँगा अनुमान लगाते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं, और ये है इस एडिटोरियल में। जो फोरकास्टर्स हैं उनका टेरिबल रिकॉर्ड रहा है 2025 में, और मल्टीपल एरियाज में इन्होंने बहुत, मैं कहूँगा बहुत ही गलत प्रेडिक्शंस की। जैसे कि इकोनॉमिस्ट, मिलिट्री एनालिस्ट, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स, सबकी यहाँ बात हो रही है, सबने बहुत ज़्यादा पुअरली परफॉर्म किया है, ये इस एडिटोरियल आर्टिकल का कहना है। तो देखते हैं क्या क्या प्रेडिक्शंस रही हैं, बेकार रही हैं। सबसे पहले तो ट्रंप के टैरिफ और यूएस इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने फोकस किया था 1.8% का ग्रोथ यूएस जीडीपी का, जो वो 2.8 से हाफ था ऑलमोस्ट। लेकिन क्या हुआ, यूएस के जीडीपी डेटा ने सबको शॉक कर दिया। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो इकोनॉमिस्ट हैं वो एक्सप्लेन कर, वन सेकेंड, यस आई एम बैक, सॉरी। तो इकोनॉमिस्ट जो है अब एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने मैसेज को कि क्यों उन्होंने मिस किया। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो जो इंक्रीज आया हुआ ना टैरिफ का, वो सबसे ज़्यादा फियर था, मतलब ठीक है, हैज़ नॉट बीन एज हाई एज फियर, लेकिन जितना लग रहा था कि इतना ज़्यादा होगा 500-200%, वो इतना नहीं रहा, इनका ये कहना है। तो अगर आप देखोगे तो वेटेड एवरेज टैरिफ जो पहले 3% था अब 17% हो गया, जो बहुत ज़्यादा खराब नहीं है। इसके अलावा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई बूम है उसने ऑब्सक्योर कर दिया है वीकनेस को इन इकोनॉमी। मतलब यूएस जीडीपी ग्रोथ रेट 4.3% का है थर्ड क्वार्टर ऑफ 2025 में। ये ड्रिवन था बाई कंज्यूमर स्पेंडिंग, एक्सपोर्ट्स, ना कि बिजनेस इन्वेस्टमेंट से। एंड रियल शॉकर क्या है, जो सेटबैक्स लगे हैं टू यूएस इकोनॉमी एज अ रिजल्ट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ, जो मटेरियलाइज हुए ही नहीं, वो सेटबैक कभी आए ही नहीं जो एक्सपेक्टेड था। 2026 में यूएस गोल्डमैन सैक्स को लगता है कि जीडीपी 2.8% ग्रो करने वाली है। जी हाँ, इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट, यहाँ पे रेसिप्रोकल टैरिफ जो 25% का लगा, इसके बाद सबको लगा था कि सबने रिवाइज कर लिया था कि इंडिया तो भाई 6.5% से ऊपर तो जाता ही नहीं है, भूल जाओ। लेकिन क्या हुआ, कुछ तो 6% भी प्रेडिक्ट करते, 6% से भी कम, लेकिन इंडिया ने 50% का टैरिफ भी फेस किया हाफ 6 महीने तक। स्टिल हमने 7.4% की ग्रोथ रिकॉर्ड की जो एस्टिमेटेड थी। तो वहाँ ये पूरी तरीके से गलत हुए, क्योंकि किसी को लगा था कोई चांस ही नहीं है कि हम ये कर पाएंगे। और फिस्कल डेफिसिट भी 3.3% है। प्राइवेटाइजेशन, लैंड एक्विजिशन, ओवरऑल एग्रीकल्चर लॉज में चेंजेस आए, हायर एंड फायर, मतलब बड़े स्केल पे काम हुआ। लेबर कोड हमने चेंज कर दिया। इसके अलावा एंटी इंडियन सेंटिमेंट इन यूएस, जब ट्रंप ने इलेक्शन जीता था सबको लगा था कि इंडिया यूएस तो भाई बहुत ही बढ़िया रिलेशनशिप होगा, मोदी जी ट्रंप तो बिल्कुल भाई भाई हैं, और इंडिया में लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन जिस हिसाब से रिलेशनशिप अनफोल्ड हुआ है, ये शॉक है सबके लिए। एंड सब लोग जो कह रहे थे, मिलिट्री एनालिस्ट और जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स थे, सब के सब बिल्कुल यहाँ पे गलत प्रूव हुए हैं। मिसयूज़ ऑफ H1B वीज़ाज जो था यहाँ पे, कहीं ना कहीं इसको लेकर के बहुत यूएस में आप देखोगे कंट्रोवर्सी हुई है, और इंडियन लोगों के ऊपर काफ़ी हेट भी आया है। एंड इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी अगर आप देखोगे तो बहुत हेट आया है, चाहे इंडियन ओरिजिन के लोग वहाँ पर रह रहे हों, चाहे जॉब कर रहे हो H1B पे, चाहे वो सिटीजन्स हो, दोनों के लिए। इसके अलावा पाकिस्तान से सर्जेंस ऑन वर्ल्ड स्टेज, पाकिस्तान जो था वो डॉग हाउस में था व्हेन ट्रंप रिटर्न टू ऑफिस। लेकिन फॉलोइंग पहलगाम मैसेकर और इंडो पाक स्कर्मिश लास्ट मई में पाकिस्तान को ऐसा इंटरनेशनल कंडेमनेशन ड्रॉ कर नहीं पाया, पाकिस्तान कुछ कर नहीं पाया जैसा सबको लग रहा था। लेट 2025 में यूएस ने अप्रूव किया है $650 या $700 मिलियन का पैकेज पाकिस्तान के लिए, मेंटेनेंस और अपग्रेड्स के FN6 के। तो पाकिस्तान ने साइन किया म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट भी सऊदी अरेबिया के साथ। तो ये कहीं ना कहीं वॉशिंगटन के ब्लेसिंग्स के बिना तो नहीं हो सकता था सऊदी अरेबिया के साथ जो इनकी डील हुई है। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का ये कहना है कि कुछ जस्टिफिकेशन कि पाकिस्तान इज ऑन गुड टर्म्स विद 3 मेजर पावर्स, चाइना, रशिया एंड यूएस, ये कहीं ना कहीं टर्न अराउंड है पाकिस्तान के नेशनल स्टैंडिंग में। और इसके उससे फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट जो है ना वो एकदम बिविल्डर्ड है, मतलब बिविल्डर्ड मतलब शॉक्ड, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने काफ़ी अच्छा टर्न अराउंड मोनेटाइज कर पाया, और जो सुपर पावर्स हैं उनके साथ बड़ी अच्छी रिलेशन मेंटेन कर पा रहा है, दैट इज चाइना एंड दैट इज यूएस सबसे पहले।
और फिर आता है इसराइल का डोमिनेंस ऑफ वेस्ट एशिया। सब कमेंटेटर्स जो थे उन्होंने वार्न किया था हिजबुल्ला जो है इट वाज नॉट हमास, एंड इनके पास 1 लाख ज़्यादा मिसाइल्स थे अपने डिस्पोजेबल में, एंड ये इसराइल की सिटी को रेस कर सकता था। एंड इसराइल के पास इतना अच्छा इंटेलिजेंस था इनके हाइड आउट्स का, मिसाइल्स का, हर चीज़ का, और इसका इन्होंने पूरा यूज़ किया। और आप देखोगे कि हिजबुल्ला बिल्कुल भी हर्ट नहीं कर पाया है इसराइल को। तो कमेंटेटर्स यहाँ पे भी बिल्कुल गलत हुए। एंड अगर आप देखोगे तो कोई भी डर्थ ऑफ फोकास्ट नहीं है इन 2026। एप्स्टीन फाइल्स विल प्रूव ट्रम्प्स गोइंग अनडूइंग, ये सारी चीज़ें जो प्रूव ऑलरेडी हो चुकी हैं गलत। वेनेजुएला जो है ये मिस्टर ट्रम्प का क्वैगमार होगा। क्वैगमार मतलब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, ठीक है। अभी देखना होगा कि क्या होता है। रिपब्लिकन पार्टी लूज करेगी यूएस पोल्स, ये भी देखना होगा कि क्या होता है। एआई बबल बर्स्ट होगा, अभी तक नहीं हो रहा है, उल्टा और बेटर हो गया है, ठीक है, इंडस्ट्री वहाँ का। इसके अलावा टैरिफ्स फुल इफेक्ट हमें देखने को मिल जाएगा 2026 में, बट वी हैव टू रियली सी। तो ये सारे प्रेडिक्शंस भी देखेंगे, मजा आएगा। 2026 काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। और आखिरी आर्टिकल है ये, और यह है ऑयल राइजेस फॉर 5th डे, ईरान सप्लाई फेयर्स अमिड यूएस अटैक। अब बड़ा ही सिंपल सा फंडा है। अगर आप मैप उठा करके देखोगे तो ईरान, यहाँ पर ये ईरान है ना, अगर तो इस तरीके से, और यहाँ पे दूसरी कंट्रीज है, और यहाँ से जा रहा है ये कैनाल, एक तरीके से आप कह सकते हो, जो हमारे ये ओशन में आ रहा है, ठीक है। हम यहाँ से फिर अरेबियन सी में आ जाते हैं। तो ये जो पतला सा एरिया है ना, ये एक स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जिसे ईरान कंट्रोल करता है। और दुनिया का 25% नेचुरल गैस यहीं से जाता है, ग्लोबल ऑयल नेचुरल गैस सप्लाई का, और 20% ऑयल भी यहीं से जाता है। तो ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। और ईरान, आप ये सोचो, अगर सही में ऐसे ईरान को लगने लगता है कि हमारी सत्ता पलट सकती है और हम ओवरथ्रो किए जा सकते हैं सिटीजन्स द्वारा, तो वो कुछ भी करेगा अपने आप को बचाने के लिए, चाहे अपने सिटीजन्स को मारना पड़े, चाहे ग्लोबल ऑयल सप्लाई से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता जब अपनी गद्दी की बारी आती है। तो कहीं ना कहीं ऑयल के लिए लोगों को ये डर लग रहा है, और ऑयल बढ़ करके लगातार अब ये $66.39 पर बैरल पे आ चुका है। और यूएस का वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट भी 87 सेंट्स ऊपर था, $62.02 पर बैरल पे था। तो ये यूएस का ऑयल होता है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, और ब्रेंट फ्यूचर वो ऑयल होता है, ब्रेंट क्रूड, जो नॉर्थ सी से आता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण क्या हो रहा है, सब लोग क्या कर रहे हैं, पहले ही ऑयल बाय कर रहे हैं, ठीक है, हेज कर रहे हैं ऑयल के प्राइस को, और ऑयल बाय भी कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, अगर ऑयल के दाम 80, 100, 120 चले गए तो आप एटलीस्ट सिक्योर हो गए कि आप पहले ही ऑयल को बाय कर चुके हो। लेकिन क्या ऑयल में शॉर्टेज आई है अभी? नहीं। एक्सपेक्टेड है कि आगे सप्लाई में शॉर्टेज आ सकती है। उस एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे कंपनीज आज एक्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से, उस एक्ट की वजह से ऑयल प्राइस आज ही ऊपर जा रहा है। तो ना कोई ऑयल की शॉर्टेज हुई है, कुछ नहीं, उल्टा ऑयल का सप्लाई बढ़ गया है। लेकिन जब तक ईरान में इतनी इंस्टेबिलिटी है, तब तक अगर आप देखोगे तो ये हो सकता है कि 3 महीने में $70 भी ऑयल चला जाए। जी हाँ। तो इन्वेंट्री अगर आप देखोगे जब आई है गैसोलीन की, तो ये बढ़ी है, और ये 8.23 मिलियन बैरल्स हुई है। एंड यहाँ पे स्टॉक में अच्छा खासा इनके पास है, ठीक है। तो ये एक चैलेंज रहने वाला है कि कैसे ईरान में जो इंस्टेबिलिटी चल रही है ये सॉल्व होती है, ये ठीक होती है। एंड लोग ये भी कह रहे हैं कि 2 सुपर टैंकर्स जो हैं वो वेनेजुएलन वाटर को कहीं ना कहीं डिपार्ट कर चुके हैं, एंड अबाउट 1.8 मिलियन बैरल्स ईच है क्रूड in what may be the first shipment of 50 million barrel supply deal between Caracas and Washington, क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि वो 50 मिलियन बैरल लेने वाले हैं ऑयल, किससे, वेनेजुएला से, एज अ फी, क्योंकि उन्होंने उनको आज़ाद करवा दिया है अपने डिक्टेटर से। तो इसके लिए ज़्यादा नहीं, बस 50 मिलियन बैरल ये ऑयल लेंगे। तो ये चल रहा है सीन हमारे ऑयल इंडस्ट्री में, आप समझे। आई होप कि आपको समझ में आया हो। सो ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो अगर आप अभी भी देख रहे हो। कमेंट करो आपको क्या इनसाइट्स, कौन सा आर्टिकल आज आपका फेवरेट था, एंड कल फिर आप ट्राई करो कि इस पूरे वीडियो को आप देख पाओ। थैंक यू।